हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है राज्य का दायित्व यानी स्टेट लायबिलिटी, जो हमें आर्टिकल 300 यानी अनुच्छेद 300 में कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे केस लॉ हम इस वीडियो में इस टॉपिक से कवर करेंगे और सारे ही जितने भी केस लॉ है वो सब डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब हम एक एक करके केस लॉ के साथ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में स्टेट लायबिलिटी पर चर्चा करेंगे, यानी राज्य का दायित्व। वैसे तो ये आर्टिकल 300 में हमें मिलता है, लेकिन 300 को डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि राज्य के दायित्व होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, राज्य के जो दायित्व हैं यानी लायबिलिटी ऑफ स्टेट जो है वो 3 तरह के होते हैं। पहला, अपकृत्य के लिए दायित्व। वैसे कहीं कहीं पर अगर हम देखें तो 2 तरह के दायित्व भी हमें मिलते हैं स्टेट के, लेकिन बेसिकली मोटे तौर पर 3 तरह की जो ड्यूटीज़ जो लायबिलिटी होती है स्टेट की वो होती है। अपकृत्य के लिए दायित्व, जिसे हम टॉर्चरस लायबिलिटी कहते हैं, यानी अपकृत्य जब स्टेट को करता है तो उसकी क्या लायबिलिटी होगी, ये बताता है हमें आर्टिकल 300। इसके बाद राज्य के कार्य यानी एक्ट ऑफ स्टेट, और तीसरा है संविदा के लिए कार्य यानी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी, जो हमें मिलती है आर्टिकल 299। तो इस तरह से ये 3 तरह की लायबिलिटी होती हैं स्टेट की। और अब क्योंकि हमारा टॉपिक है आज का आर्टिकल 300, तो 300 को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली किस प्रिंसिपल पर ये बेस है। तो देखिए, ये जो आर्टिकल है ये इंग्लैंड का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध सिद्धांत या सूक्ति कह लीजिए, उस पर बेस है, जो कहता है कि क्राउन जो है वो उन्मुक्त होगा। मतलब क्राउन, जो इंग्लैंड का क्राउन है, उसकी किसी तरह की कोई जो है उसका दायित्व, उसकी लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये इस बेस पर आधारित है कि राजा कभी गलती नहीं करता। तो इस पर बेस है ये, ठीक। और ये क्राउन की उन्मुक्ति का प्रावधान करता है और बेसिकली जो आर्टिकल 300 है इसी मैटर से डील करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 300 की कि ये क्या कहता है। तो इसका जो हेडिंग अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है वाद और कार्यवाहियाँ। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकती है, यानी अगर भारत सरकार को किसी पर कोई केस फाइल करना है तो वो भारत संघ के नाम से केस फाइल करेगी और उस पर भी हम इसी नाम से केस फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट को राज्य के नाम से, मतलब अगर उसे कोई केस फाइल करना है तो वो राज्य के नाम से केस फाइल करेगी और उस पर भी हम इसी नाम से केस करते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें मध्य प्रदेश के खिलाफ केस फाइल करना है, तो अगर हम मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ केस फाइल करते हैं तो हम मध्य प्रदेश, पहले वादी का नाम लिखा जाएगा जो केस फाइल कर रहा है, फिर बनाम करके मध्य प्रदेश सरकार या कोई भी स्टेट ले लीजिए। तो जब स्टेट गवर्नमेंट पे केस फाइल किया जाता है तो उस स्टेट के नाम से, और अगर मान लीजिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट पे केस फाइल करना है तो भारत संघ के नाम से केस फाइल किया जाता है। तो इस तरह से वाद और कार्यवाहियाँ जो जिसमें बताया गया है आर्टिकल 300 में, वो क्लियरली हमें यही बताता है। अब बात आती है राज्य के दायित्व की। अगर आप देखिए, हम इसे साधारण शब्दों में समझें तो ये आर्टिकल अपकृत्य यानी टॉर्ट के मामले में, अपकृत्य के मामले में राज्य के दायित्व का वर्णन करता है। अपकृत्य भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी व्यक्ति या किसी एजेंट अभिकर्ता के द्वारा अगर किया जाए तो उसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ही जिम्मेदार होती है। संविधान से पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद जो भी राज्य के सचिव होते थे वो अपने कर्मचारियों द्वारा जो उनके कर्मचारी होते थे और अपनी सेवा के दौरान वो जो भी टॉर्ट कमिट किया करते थे, जो भी अपकृत्य किया करते थे, उसके लिए उन्हें ही दायित्वाधीन ठहराया जाता था। किसको? राज्य के सचिव को, जिनको भारत सरकार अधिनियम 1958 के द्वारा भारत सरकार के अधिकारों और दायित्वों का हस्तांतरण हुआ था। तो बेसिकली पहले स्थिति ये थी। लेकिन अब राज्य का दायित्व कैसा है टॉर्चरस लायबिलिटी में, अपकृत्यपूर्ण दायित्व में, ये बहुत समय पहले से चला आ रहा है और सबसे जो पुराना इसका केस माना जाता है वो है पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस आर्टिकल 300 का लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है इसको, क्योंकि बहुत ही पुराना केस है ये। और इसमें क्या हुआ था कि सॉवरेन और नॉन सॉवरेन यानी संप्रभु और असंप्रभु कार्यों के बीच में कोर्ट ने डिफरेंस बताया था।
सबसे पहले थोड़ा सा केस के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस मामले में क्या हुआ था कि कंपनी का एक सेवक था जो घोड़ा गाड़ी लेकर कलकत्ता की यात्रा कर रहा था। अब जब वो बंदरगाह के पास से गुजरा था तो वहाँ सरकार के कर्मचारी थे जो गाटर लेकर जा रहे थे। गाटर होते हैं, लोहे के गाटर होते हैं, तो वो लेकर जा रहे थे। घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनकर उन्होंने गाटर नीचे गिरा दिए, जिससे घोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया, यानी घोड़े को चोट आ गई, वो घायल हो गया। कंपनी ने क्या किया कि उस नुकसान के लिए सरकार के खिलाफ केस फाइल किया और 350 रुपये का मुआवजा उस समय मांगा। सबसे पहले सरकार के दायित्व का वर्णन कहाँ मिलता है? भारत सरकार अधिनियम 1858 की धारा 65 में मिलता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो जब कंपनी ने मुआवजा मांगा तो कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने 2 तरह के कार्य बताए जजमेंट देने से पहले। कोर्ट ने कहा कि कार्य 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं संप्रभु और दूसरे होते हैं असंप्रभु। जो सॉवरेन फंक्शंस होते हैं, यानी जो संप्रभु कार्य होते हैं, वो केवल सरकार ही कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए रक्षा संबंधी मामले हो गए, विदेश संबंधी मामले हो गए, शांति स्थापित करने के मामले हो गए, या आपके मुद्रा वगैरह से रिलेटेड जो मामले होते हैं वो आपके संप्रभु कार्य में आते हैं और सॉवरेन फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं और उन्हें केवल सरकार ही कर सकती है। ऐसे कार्यों के लिए सरकार को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, कोर्ट ने कहा, और इन कार्यों के लिए सरकार को उन्मुक्ति मिली हुई होती है, यानी उसे बचाव मिला होता है, और यही प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 में दिया गया है। ठीक, अब असंप्रभु कार्यों के बारे में कोर्ट ने क्या कहा, जिसे हम नॉन सॉवरेन फंक्शंस मानते हैं। तो ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें सरकार के साथ साथ कोई प्राइवेट व्यक्ति भी कर सकता है, उन्हें कहते हैं नॉन सॉवरेन फंक्शन। जैसे खाद्य आपूर्ति के मामले, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के मामले। ऐसे कार्यों के लिए सरकार को हम दायी नहीं ठहरा सकते, जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, मतलब दायी ठहरा सकते हैं और इससे सरकार को उन्मुक्ति नहीं मिलेगी। तो सॉवरेन वाले में जो सॉवरेन फंक्शन हमने पढ़े उसमें तो सरकार को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते थे, क्योंकि वो काम सिर्फ सरकार ही कर सकती थी। और ये जो नॉन सॉवरेन फंक्शंस थे, इसमें हम सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, उसे उन्मुक्ति पूरी तरह से नहीं मिलेगी। न्यायालय ने क्या किया? इस मामले में जजमेंट देते हुए कंपनी को मुआवजा दिलाया। तो एक तरीके से कोर्ट ने यहाँ पे सरकार को ही दायी ठहराया था कि उसका जो घोड़ा जो जख्मी हुआ है, जो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके लिए, क्योंकि कंपनी का घोड़ा था और जो गाटर लेके जा रहे थे वो सरकार के कर्मचारी थे, तो इसके लिए सरकार को दायी ठहराते हुए कोर्ट ने कंपनी को जो था वो मुआवजा दिलाया था। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट केस आता है राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती का केस। इस मामले में राजस्थान सरकार की एक जीप के एक अस्थायी कर्मचारी ने, अब देखिए जीप किसकी थी? राजस्थान सरकार की थी, और उस जीप का एक कर्मचारी था जिसने वर्कशॉप से मरम्मत के बाद, मतलब जीप की मरम्मत कराई, और मरम्मत कराने के बाद उस जीप को तेज़ी से लाते हुए एक पैदल यात्री को कुचल दिया। जो व्यक्ति पैदल चला रहा था उसको कुचल दिया, जिसमें पैदल यात्री की डेथ हो जाती है। उसकी पत्नी ने केस फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। और स्टीम नेविगेशन कंपनी के जो केस में जो जजमेंट आई थी, उसी में जो सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शन के बीच में जो भी मतलब अंतर बताया था कोर्ट ने, जो डिफरेंस बताया था, उसी का अनुमोदन किया, यानी उसी को कोर्ट ने इस केस में भी फॉलो किया। इसमें मुख्य न्यायाधीश थे श्री सिन्हा। तो जस्टिस सिन्हा क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि सम्राट अपकृत्य नहीं कर सकता या राजा कभी गलती नहीं करता, ये सिद्धांत सामान्य विधि का विशेष अधिकार हमारे देश में नहीं चलता है। जिस तरह से मालिक अपने नौकर के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, दोषी होता है, उसी तरह से एक स्टेट के मामलों के लिए स्टेट भी इस मामले में टॉर्ट के लिए दायी है, अपकृत्य के लिए दोषी है। तो यहाँ पे एक तरीके से उस महिला को मुआवजा दिलाया गया, स्टेट को यहाँ पर भी लायबल ठहराया गया, राजस्थान सरकार को लायबल ठहराया गया, क्योंकि जो P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी के केस में जो कोर्ट ने सॉवरेन नॉन सॉवरेन फंक्शन के बीच में जो डिफरेंस किया था, उसी डिफरेंस को कोर्ट ने इस केस में भी फॉलो किया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है कोर्ट की देख लेते हैं क्या आता है। देखिए, कस्तूरी लाल रलियाराम जैन वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। इस मामले में जो अपीलार्थी था कस्तूरी लाल, वो सोने का व्यापारी था और लुधियाना से फ्रंटियर मिल से वो अपने साथ सोना लेकर आया था। पुलिस ने उसे शक के आधार पर रोक लिया और उसका सामान माल खाने में जमा कर लिया। जांच करने के बाद पता चला कि वो तो निर्दोष है ना, मतलब उसका कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है। और इसी बीच जब उसने अपना सोना मांगा तो एक हेड कांस्टेबल उसका सोना पाकिस्तान लेकर भाग गया। ठीक, अब उसने वो सोना किससे मांगा? राज्य सरकार से मांगा कि मेरा सोना वापस करो, जब मैं निर्दोष हूँ और कोई सबूत भी नहीं मिला इस बात का।
लेकिन क्योंकि उसका सोना हेड कांस्टेबल लेकर भाग गया था तो उसे नहीं वापस किया गया। राज्य सरकार क्या कहती है? राज्य सरकार ने कहा कि ये एक संप्रभु कार्य है, यानी एक सॉवरेन फंक्शन है, वो उत्तरदायी नहीं है, यानी सरकार ने अपने आप को जिम्मेदार मानने से मना कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि 5 जजेस की बेंच बनती है, ठीक, 5 जजेस की बेंच बनती है। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उन्होंने जजमेंट दिया और मुख्य न्यायाधीश थे इस केस में गजेंद्र गढ़कर। उन्होंने कहा कि मालखाने में जो माल है वो कौन रखता है? मालखाने में माल तो केवल पुलिस ही रख सकती है, ये तो एक सॉवरेन कार्य है, एक सॉवरेन फंक्शन है, इसलिए ये कार्य संप्रभु कार्य है और संप्रभु कार्य में जो राज्य है वो अपकृत्य के लिए दायी नहीं होगा। तो एक तरीके से राजस्थान राज्य विद्यावती के केस में कोर्ट ने दायी ठहराया था राज्य सरकार को, लेकिन कस्तूरी लाल रलियाराम जैन के केस में क्या किया? कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं माना और कहा कि ये एक सॉवरेन फंक्शन है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। तो बेसिकली यहाँ पे उस व्यक्ति को उसका सोना वापस नहीं किया गया। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि संप्रभु और संप्रभु के बीच में अंतर कैसा है, या उस चीज़ को हम कैसे डिफरेंस को क्लियर करेंगे? तो कोर्ट ने कहा ये अंतर करना बड़ा ही भैया कठिन है। सत्यवती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है। इस मामले में क्या होता है कि वायुसेना के चालक, जो ट्रक चालक था, वायुसेना का था, एयरफोर्स का एक ट्रक चालक था, उसकी उपेक्षा के कारण, मतलब उसकी लापरवाही के कारण वादिनी के पति की डेथ हो जाती है और घटना के समय जो वायुसेना था उसका ट्रक के द्वारा वायुसेना की एक हॉकी टीम को ले जाया जा रहा था। अब राज्य ने कहा कि ये तो एक सॉवरेन कार्य था, एक सॉवरेन फंक्शन था, क्योंकि सैनिकों को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए स्टेट जो है वो इसके लिए लायबल नहीं है, क्योंकि सॉवरेन कार्य मान लिया गया। अब स्टेट तो सॉवरेन काम के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया, कहा कि हॉकी खेलने जाना तो संप्रभु कार्य नहीं है, क्योंकि ये तो एक ऐसा कार्य है जिसे एक प्राइवेट व्यक्ति भी खेलने जा सकता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया और वादिनी को मुआवजा दिलवाया। तो एक तरीके से स्टेट ने जो बचाव लिया था इस केस में कि वो सॉवरेन कार्य है या नॉन सॉवरेन है, तो उस चीज़ को कोर्ट ने क्लियर किया, कहा कि दोनों में अंतर करना तो कठिन है कि कौन सा कार्य सॉवरेन है कौन सा नहीं, लेकिन क्योंकि हॉकी खेलने की बात हुई है, वो तो एक प्राइवेट व्यक्ति भी खेल सकता है हॉकी खेलने, तो इसलिए ये नॉन सॉवरेन है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इसके बाद अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो क्या वहाँ पे राज्य की उन्मुक्ति का सिद्धांत लागू होगा या नहीं होगा? तो इस चीज़ को भी क्लियर किया कोर्ट ने रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस मामले में पिटिशनर पर बिना मुकदमा चलाए उसे 14 साल तक जेल में रखा था। काफ़ी फेमस केस है ये, और ये राज्य और उसके अधिकारियों का गैर उत्तरदायित्व कार्य था, यानी नॉन रेस्पॉन्सिबल काम था। बिल्कुल उन्होंने उनकी कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली उन्होंने इस काम की। न्यायालय ने बिहार सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि एक व्यक्ति जिसे 14 साल तक बिना मुकदमा चलाए आपने जेल में रखा है, उसके तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया, ठीक। और यहाँ पे बिहार सरकार को कोर्ट ने 30,000 रुपये के कंपनसेशन का दायी ठहराया कि उस व्यक्ति को 30,000 रुपये कंपनसेशन सरकार देगी, क्योंकि आर्टिकल 21 में किसी को भी उसकी प्राणदेहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, और यहाँ पे उस व्यक्ति के आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ देता है उसका वायलेशन हुआ। तो इस तरह से कोर्ट ने इस मामले में फंडामेंटल राइट्स को संप्रभु उन्मुक्ति के सिद्धांत पर प्रायोरिटी दी है, उसको प्राथमिकता दी है कि अगर संप्रभु उन्मुक्ति का सिद्धांत है और कहीं वो फंडामेंटल राइट से टकरा रहा है तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट ने मान्यता दी है। इसी तरह से एक और केस आता है नीलावती बोहरा वर्सेस बिहार राज्य। इस मामले में भी पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता के 22 साल के बेटे पर चोरी के शक के आधार पर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके हाथ पैर बांधकर उसे थाने में रखती है। अगले दिन उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिलती है और इसके बाद कोर्ट ने आर्टिकल 21 का इसे वायलेशन मानते हुए कहा कि मूल अधिकारों के मामले में संप्रभु की उन्मुक्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो बेसिकली जो मामला, जो बात रुदल शाह के केस में कोर्ट ने कही थी, वही वो सारी चीज़ें हमें मिलती है नीलावती बेहरा वर्सेस इस केस में, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्लियर हुई। तो इस तरह से सॉरी, यहाँ पे है ना बिहार राज्य नहीं है, यहाँ पे उड़ीसा राज्य है। तो नीलावती बेहरा वर्सेस उड़ीसा राज्य है ये, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो आर्टिकल 21 का ही उसको भी वायलेशन माना है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम M.K. गुप्ता।
इस मामले में कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य के मनमाने पूर्ण काम से किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को हानि होती है, उसकी संपत्ति को हानि पहुंचती है, तो अनुच्छेद 21 में कंपनसेशन पाने का वो व्यक्ति हकदार होगा और संप्रभु की उन्मुक्ति का सिद्धांत वहाँ पर लागू नहीं होगा। तो अगर किसी का जो प्रॉपर्टी का राइट है वो अगर वायलेट हो रहा है तो वो भी 21 में व्यक्ति प्रति कर पाएगा, कंपनसेशन ले सकता है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है और सबसे लास्ट केस है भारत संघ बनाम उपहार दुर्घटना पीड़ित संघ। इस मामले में पिक्चर टॉकीज ग्राउंड फ्लोर पर ट्रांसफार्मर से तेल निकलने के कारण आग लग गई थी, जो अवैध ढंग से खड़ी हुई जो पार्क की गई गाड़ियां थी उन तक फैल गई थी और इसके साथ ही 103 लोग इस घटना में घायल हो गए थे। कोर्ट ने ऐसे मामले में भी उन्मुक्ति के सिद्धांत को ना मानते हुए 20 साल से ज़्यादा आयु वाले लोगों को 15 लाख रुपए और जो उससे कम आयु वाले लोग थे उनको 7.5 लाख का कंपनसेशन दिलाया और साथ ही जो लोग घायल हुए थे उनको 1 लाख का कंपनसेशन कोर्ट ने इस मामले में दिलाया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि संप्रभु उन्मुक्ति का सिद्धांत अगर फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो वहाँ पे लागू नहीं होता, वहाँ पे स्टेट अपनी लायबिलिटी से नहीं बच सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस और जजमेंट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। जितने भी केस लॉ मैंने बताए हैं एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, सभी आपको मिल जाएंगे। आप PDF इसकी ले सकते हैं, टेलीग्राम से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में केस लॉ के साथ सारी वीडियोज़ को जितने भी एक्ट हैं वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। और आशा करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।